देखिए 20 जनवरी 1945 का दिन था और इस दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, जहां मेजर जीएन डोवाल रहते थे, इनके घर में अजीत डोवाल जी का जन्म होता है। और अजीत डोवाल के जो फादर थे वो मेजर थे आर्मी में, और इनकी जो मदर थी वो यूपी के फॉर्मर सीएम एचएन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। अब क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे तो आगे चल के उनका ट्रांसफर राजस्थान में हुआ, तो अजीत डोवाल जो थे वो भी वहीं अजमेर राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। और फिर इसके बाद ईयर 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली, और उसके अगले ही साल ईयर 1968 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया। उस समय ये 22 साल के थे। अब आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई और उसके बाद ये केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी बन जाते हैं। अब जब ये एएसपी बने केरला में, तो उसके कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोवाल बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरला की कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के थलासेरा में इस दिन नूर जहां एक होटल था, वहां पे फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी ने जूता फेंक दिया था और इसको लेके दो रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। और फिर इस एरिया की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लूटपाट शुरू हो जाती है। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की दुकानें जलाना, सामान लूटना शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि इस एरिया में पुलिस तक जाने से डर गई थी। अब ऐसे में उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। तो ये एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे थे जो इस एरिया में जाने से ना डरे, निडर हो और कैसे भी करके इन दंगों को रोक दे। तो उस टाइम पे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक नया ऑफिसर आया, वो बहुत ही शार्प माइंडेड है और निडर है, तो वो इस काम के लिए सही रहेगा। तो जो सीनियर थे उन्होंने अजीत डोवाल का नाम सजेस्ट किया। तो इस सारे सीनियर ऑफिसर्स की बात मानते हुए के करुणाकरन जो थे, इन दंगों को रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो अजीत डोवाल को दे देते हैं। और अजीत डोवाल इंस्ट्रक्शन मिलते ही 2 जनवरी 1972 को इस एरिया में पहुंच जाते हैं। और जहां पहले ऑफिसर जो थे जो जाने में डर रहे थे, अजीत डोवाल पूरे एरिया में घूमने लगते हैं। अजीत डोवाल पूरे एरिया में घूम घूम के छोटी से छोटी जो डिटेल्स थी उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अजीत डोवाल ने डायरेक्ट फोर्सेस का यूज करने की बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज किया। इन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज में हैवी पुलिस डिप्लॉय की जहां से सारा का सारा ये जो दंगे हो रहे थे उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और ये करने के बाद इन्होंने लाठी डंडों का यूज करे बिना इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोनों ग्रुप्स के जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे इस पूरे दंगों को, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर खुद जाके उन लीडर से बात करी, नेगोशिएशन स्टार्ट करवाया। और इनसे बात करने के बाद इनको मेन रीजन समझ में आया कि लोग जो उनका सामान लूटा गया उसको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इसके बाद अजीत डोवाल ने क्या किया, ये सारा सामान ढूंढने के बाद दोनों ग्रुप्स के जो सामान थे वो एक दूसरे के वापस करवाए। और ये जो दंगे थे जो इतने दिन से चल रहे थे, इनको एक ही वीक में बिना किसी वायलेंस के खत्म कर दिया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलेक्जेंडर जेकब ने इन दंगों पे रिपोर्ट बनाई थी। और जब ये रिपोर्ट वापस आई तो अजीत डोवाल की जो स्ट्रेटेजी थी उसकी काफी तारीफ हुई और ये काफी फेमस भी हुए। उस टाइम पे दिल्ली तक इनके बारे में बात स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी जो थी वो पीएम थी। तो कुछ ही महीनों में अजीत डोवाल को केरला स्टेट से निकाल के दिल्ली बुला लिया जाता है और मिड 1972 में ही इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है, ताकि ये पूरे इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और यहीं से अजीत डोवाल जो हैं वो जासूसी दुनिया के अंदर एंट्री मारते हैं। और सेम ईयर में अजीत डोवाल शादी भी करते हैं और आगे चल के इनके दो बेटे होते हैं, विवेक डोवाल और शौर्य डोवाल। अभी ये जो दोनों बेटे हैं इनकी भी स्टोरी भी आएगी आगे। तो अब इधर दिल्ली के अंदर अजीत डोवाल अपने आईबी के जो ऑपरेशन थे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम को लेकर इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय मिजोरम जो था वो असम का ही पार्ट था, वो अलग स्टेट नहीं था। तो मिजोरम का जो एरिया था वहां पे सूखा पड़ने की वजह से लोग 1.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मांग रहे थे। और ना मिलने पर एक लाल डेंगा नाम का आदमी था, उसने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट MNFF बनाया और फिर आगे चल के इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट MNF कर दिया। तो ये जो लाल डेंगा था, जो मिजो पॉपुलेशन थी वहां की, उनके मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उनकी आवाज उठाता था। अब मिजोरम असम का हिस्सा था और असम के अंदर यह कर दिया गया था कि जिसको असमिया लैंग्वेज आती होगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसको लेके मिजो नेशनल फ्रंट MNF, ये जिसको लाल डेंगा चला रहा था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता और आम जनता जो थी वो भी बहुत ज्यादा इनके सपोर्ट में आ जाती है। और हालत तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब असम राइफल जो रेजिमेंट थी, जिसमें मिजो पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी, उनकी 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब जब ये 2 बटालियन डिसमिस कर दी जाती हैं तो जो सोल्जर्स थे इस बटालियन के वो अपने मिजो एरिया में वापस आते हैं, बहुत गुस्से में थे। और इनमें से भी 7 मेन कमांडर थे जिनकी जॉब गई थी, वो वापस आके लाल डेंगा जो था वो उसके साथ जाके मिल जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है और अब हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे।
अब यहां से लालडेंगा और जो उसकी एमएनएफ थी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्लस गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग मिलकर वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बातें स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट बीएसएफ जो था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लोग और इंडियन फ्लैग को हटा के अपना फ्लैग लगा देते हैं और मिजोरम को एक नया देश अनाउंस कर देते हैं। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट एमएनएफ को बहुत ज्यादा था और जो 7 कमांडर थे इनको भी बहुत ज्यादा था। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट इस एमएनएफ, ये जो लालडेंगा वाला एमएनएफ था, इनको बहुत ज्यादा था और अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन भी लेते थे तो वो बैकफायर करता था इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निपटने के लिए अजीत डोभाल को मिजोरम के अंदर भेजा जाता। आईबी के एक फॉर्मर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अजीत डोभाल को भेजा नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद से कहा था कि मुझे भेजो वहां पे, मैं सारी चीजें वहां पे सही कर दूंगा। तो फिर इससे निपटने के लिए अजीत डोभाल को आईबी की लोकल यूनिट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी का हेड बना के भेजा जाता है मिजोरम के अंदर। अब अजीत डोभाल जो थे वो मिजोरम में पहुंचने के 1 वीक के अंदर ही सारी छोटी से छोटी डिटेल्स इकट्ठी करना स्टार्ट कर देते हैं और इनको ये पता चलता है कि ये जो लालडेंगा है इसकी सारी की सारी पावर इन 7 कमांडर की वजह से ही है और ये जो 7 कमांडर है और जो लालडेंगा है इनके आपस में कुछ बन नहीं रही है, इनका कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है। और ये 7 कमांडर थे, इन्होंने अपना जो बेस बना रखा था वो म्यांमार की पहाड़ियों पर बना रखा था। तो अब यहां से अजीत डोभाल क्या करते हैं, वो एक स्पाई एजेंट बन के इन पहाड़ियों पे पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो 7 कमांडर थे इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, इनका ट्रस्ट जीत लेते हैं और बहुत ही कम टाइम में इनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं और रोज दारू वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं इनके साथ। इनफैक्ट एक दिन इन 7 को अपने घर पे बुला के पोर्क खिला के एक पार्टी भी दी थी अजीत डोभाल ने। और अजीत डोभाल की जो वाइफ थी उनको तक नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो मिलिटेंट है और वो उनके घर में बैठे हुए हैं। अब अजीत डोभाल जब पूरी तरीके से इन कमांडर्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं तो इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे भी करके इंडिया के साथ आ जाओ और अगर तुम इंडिया से मिल जाओगे तो मिजोरम को एक अलग से तो स्टेट बना ही दिया जाएगा, आप लोगों को मंत्री की जो पोजीशन है वो भी दे दी जाएगी और ये जो छोटे मोटे इशू हैं आम जनता के वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और अगर ये सारी चीजें नहीं भी मानते हो तो इसमें आपका नुकसान है, इंडियन आर्मी एक ना एक दिन इसमें घुसेगी और ये सारी चीजें खत्म करेगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ईयर 1972 से लेकर 1974 तक कॉन्टिन्यूअस अजीत डोभाल इन लोगों को समझाते हैं और 7 में से 6 कमांडर जो थे उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। और जैसे ये 7 में से 6 कमांडर इंडिया की तरफ मिल जाते हैं तो लालडेंगा बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसको मजबूरी में इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक स्टार्ट करनी पड़ती है। साइकेत दत्ता एक जर्नलिस्ट थे, इन्होंने जब लालडेंगा का इंटरव्यू लिया तो लालडेंगा ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये जो अजीत डोभाल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर इसके बाद मिजोरम एक अलग स्टेट बनता है और लालडेंगा इसके सीएम बनते हैं और इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को जाता है। अब इधर अजीत डोभाल मिजोरम में थे और सेम टाइम पे सिक्किम जो कि एक प्रिंसली स्टेट था और वहां का जो राजा था पालदेन नमग्याल वो यूएस के एक हनी ट्रैप में फंस जाता है। यूएस की एक सीआई एजेंट थी होप क्रूक, इससे शादी कर लेता है और होप क्रूक जो कि एक यूएस की सीआई एजेंट थी वो सिक्किम की रानी बन जाती है। सिक्किम यूएस के इंस्ट्रक्शन पे चलने लगता है जिससे यूएस के इंटरेस्ट पूरे होते थे। अब इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी आरएनएडब्ल्यू के हेड आरएन काओ से बात करती हैं और उनको सिक्किम भेजती हैं। आरएन काओ जो थे वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें यह था कि ये लोग सिक्किम की जो लोकल पार्टियां हैं, छोटी छोटी लोकल पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे और उनको राजा के खिलाफ कर देंगे और जब राजा वीक होगा और उसको आम जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको हटाया जाएगा, वरना अभी अगर कुछ करेंगे तो आम जनता भड़क जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट में जाएगी वो चीज। अब सिक्किम की ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनको सपोर्ट करके राजा के खिलाफ करना था और आम जनता का सपोर्ट लेना था, ये टास्क जो था वो अजीत डोभाल को दिया गया और अजीत डोभाल ये टास्क मिलते ही एक प्लान बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक सिक्किम की लोकल यूनिट सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी, इसके एक लीडर थे काजी डोरजी, इससे बात करके इसको सेट कर देते हैं और सारी चीजें एज पर प्लान कर ली जाती हैं और बहुत ही कम टाइम में जो लोकल जनता थी वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे काजी, इसके सपोर्ट में बहुत ही कम टाइम में आ जाती हैं। अब काजी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, लोगों का सपोर्ट के लिए जो भी पैसा था, हर तरीके का जो सपोर्ट था वो अजीत डोभाल ने काजी को दिया और इन सब की मदद से काजी आम जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है और राजा के ऊपर प्रेशर बना के सिक्किम में इलेक्शन करवा लेता है और इसके साथ साथ इलेक्शन जीत के सिक्किम का पीएम भी बन जाता है। पीएम इसलिए बनता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक सिक्किम जो था वो इंडिया से उसका मर्जर नहीं हुआ था। अब एज पर प्लान काजी सिक्किम का पीएम बनने के कुछ ही दिन बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखता है
और मदद मांगता है कि सिक्किम के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और राजा अपनी मनमानी करके लोगों के अधिकार छीन रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। और फिर इधर से इंदिरा गांधी मिलिट्री भेजती हैं और राजा और उसके पूरे पैलेस को सीज कर दिया जाता है। और फिर जब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो इसके बाद सिक्किम में रेफरेंडम कराया जाता है, जिसमें इंडिया के सपोर्ट में 97% लोग वोट करते हैं और सिक्किम कॉन्स्टिट्यूशन के 36th अमेंडमेंट से 16 मई 1975 को इंडिया का एक स्टेट बन जाता है सिक्किम। और जैसा वादा किया गया था, काजी डोरजी जो थे वो सीएम बनते हैं सिक्किम के। अब ये सारी सिचुएशन यूएस के हाथ से निकल जाती है और सारी चीजें इंडिया के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये जो सीआई एजेंट थी, ये राजा को तलाक देके वापस यूएस चली जाती है। अब ये जो काम किए थे अजीत डोभाल ने मिजोरम और सिक्किम के अंदर बैक टू बैक, इसको लेके इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया जाता है, जो कि जनरली 14 साल की सर्विस में दिया जाता है। लेकिन अजीत डोभाल ने ऐसा काम किया था कि इनके लिए एक एक्सेप्शन किया गया और 7 साल के अंदर ही ये अवार्ड इनको दे दिया जाता है। और इन दोनों इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल जो था वो एक बहुत बड़ा नाम बन गया था और बहुत ही कम टाइम में अजीत डोभाल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में एक की प्लेयर बन गए थे। अब मिजोरम और सिक्किम में जो हुआ था, इसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से अजीत डोभाल को पाकिस्तान जाना पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस टाइम पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इसको देख के पाकिस्तान जो था वो फ्रांस और चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन फ्रांस जो था उसको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है, तो फ्रांस पीछे हट जाता है। लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता है और इसी टाइम पे पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वो बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया भी जानने लगे थे। तो इसके बारे में जब इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है, तो इंदिरा गांधी ने आरएनएडब्ल्यू और आईबी की टीम को बुला के टास्क दिया कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है इसका पता लगा के कैसे भी करके इसको रोको। और फिर इसके बाद बिना टाइम खराब करे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी ये अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट कर देती हैं। उस टाइम पे एजेंट्स को जब भेजा जाता था तो उनको इंडियन एम्बेसी में वैकेंसी दिखा के बुलाया जाता था। तो अजीत डोभाल जो थे उनको भी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के पाकिस्तान में भेजा गया था। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान के कहूटा की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो उस एरिया में ये बेगर बन के घूमते थे। जो हमारी आरएनएडब्ल्यू वाली वीडियो थी जिसमें हमने बार्बर शॉप से बाल उठा के इंडिया भेजने वाला इंसिडेंट बताया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट लैब में जो अपना बंदा प्लांट कर दिया था जो पैसे मांग रहा था, तो इन सारे इंसिडेंट में अजीत डोभाल भी इन्वॉल्व थे आरएनएडब्ल्यू के साथ। जितने टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे, बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई और इस पूरे टाइम जब ये पाकिस्तान में रहे तो ये 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार ये इस्लामाबाद की फेमस औलिया की जो मजार थी वहां जा रहे थे, तो एक आदमी ने रोक के इनके कान की पियर्सिंग को लेके पूछा था। दूसरा, लाहौर में कवाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। तो ये 2 इंसिडेंट हुए थे और बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपने इंटेल प्रोवाइड करते थे। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। भिंडर वाले इंसिडेंट को लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और जिस तरीके से गोल्डन टेंपल का नुकसान हुआ था, इसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, इंदिरा गांधी जी की जान जा चुकी थी और इससे पहले कि गवर्नमेंट को समझ पाती, कुछ ही टाइम बाद ईयर 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था कि मिलिटेंट्स गोल्डन टेंपल के अंदर पहुंच गए थे, ठीक वैसे ही दोबारा ईयर 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडर वाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेंपल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए थे। और इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुस के ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेके उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस टाइम पे राजीव गांधी पीएम थे, वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट्स टेंपल के अंदर घुस गए इनको कैसे भी करके निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल में करना है, लेकिन कोई भी गोल्डन टेंपल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई अटैक करेगा। तो इधर ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसी टाइम पे अजीत डोभाल जो थे वो पाकिस्तान में थे और वो सारे इंटेल जो पंजाब से रिलेटेड थे वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसीज लगी हुई थी उनको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोभाल को वापस बुलाया जाता है और जो पूरा ऑपरेशन था इसका हेड केपीएस गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेंपल के चारों तरफ जो सीआरपीएफ थी उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो अब अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेंपल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेंपल के पास में जाके वो सारी लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेंपल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, ये जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर जाए बिना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से ही रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहां का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से
से जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीजों पे मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही हैं, और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पे ऑफिसर्स खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को, तो वो बहुत खुश होते हैं कि इसी बहाने उनको गोल्डन टेंपल के बाहर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें करके अजीत डोभाल जो थे वो गोल्डन टेंपल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं, और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको लगता था कि ये जो आदमी है यानी कि अजीत डोभाल, ये बाहर की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे हैं जिससे उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन और अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोभाल ने जब सारी पोजीशंस और डिटेल्स अंदर की इकट्ठी कर ली, उसके बाद वो एनएसजी कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं, और सेम डे रात में ही IL-76 प्लेन से एनएसजी कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है, और जो सीआरपीएफ पहले से खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह एनएसजी कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद अजीत डोभाल एनएसजी की जो टीम थी उनको बता दे कि अंदर मिलिटेंट किस लोकेशन पे हैं, कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और करते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इसको काट देते हैं, और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वहीं पे स्नाइपर उसको गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था, तो अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनका जो मोराल था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे, तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद हम आगे का भी नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, और फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर कर देते हैं। बिना हथियार के इतने लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था, और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। तो ये जो ईयर 1992 में लंदन की एम्बेसी में भेज दिया जाता है उनको, और कई सालों तक अजीत डोभाल वहीं पे ही रहकर अलग अलग ऑपरेशन में हेल्प करते हैं इंडिया की। और इधर इंडिया के अंदर ईयर 1998 में इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, और इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइन का प्लेन IC-814 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। करीब 170 से 180 पैसेंजर थे, और जैसे ही ये प्लेन इंडियन एयर स्पेस में पहुंचता है तो एक आतंकी ग्रुप था हरकत उल मुजाहिदीन, इसके 5 पाकिस्तानी आतंकी एयरप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब हाईजैक करने के बाद एग्जैक्टली कहां ले जाना था ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लियर नहीं था, लेकिन ये जो प्लेन का पायलट था इसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन पायलट जो था वो कहता है कि इतना फ्यूल ही नहीं है। तो ये लोग थोड़ी देर तक डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पहले इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करा के फ्यूल भरवा लिया जाएगा, उसके बाद जाया जाता है, क्योंकि पैसेंजर तो इन्हीं के पास में थे तो ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी। तो एज पर प्लान ये लोग अमृतसर में ये प्लेन को उतार देते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है और इनको शक भी होता है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद कुछ प्लान कर रही है। फिर अमृतसर से ये प्लेन उड़ा के पाकिस्तान में लैंड करवाते हैं, फिर वहां की गवर्नमेंट जब नहीं मानती है तो दुबई में लैंड करवाते हैं, फिर वहां से रिफ्यूल करवा के 25 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के कांधार में उतार देते हैं। अब इंडिया को जब इसके बारे में पता चलता है तो इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर जो कि इस्लामाबाद में पोस्टेड थे, AR घनश्याम, इंडियन गवर्नमेंट इनको कांधार में भेज के वहां की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस हाईजैक की डिटेल्स पता लगाने को कहती है कि प्लेन कहां पे लैंड है, इनकी डिमांड क्या है, ये सारी चीजें पता करने को कहती है। और ये जो आतंकी थे ये AR घनश्याम से बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को बोल दो कि एक टीम बना के हमारे पास भेजें जिससे हम अपनी डिमांड जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर सकें। तो ये AR घनश्याम जब ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बिना टाइम गवाए 7 नेगोशिएटर मेंबर की एक टीम बना के कांधार भेज देती है, और इस टीम में जानबूझ के अजीत डोभाल को रखा जाता है। एक तो ये रीजन था कि ईयर 1971 से लेके 1999 के बीच में 15 से ज्यादा हाईजैकिंग में जो नेगोशिएटर का काम था वो अजीत डोभाल ने किया था। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट को इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से संभाल लेंगे। अब ये टीम कांधार पहुंचती है और अजीत डोभाल नेगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। आतंकी बार बार अपनी डिमांड चेंज कर रहे थे, तो पहले तो अजीत डोभाल कहते हैं कि आप एक डिमांड पर टिके रहिए वरना ऐसे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इसके बाद आतंकी एक पेपर पे लिख के अपनी सारी डिमांड प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। उस पेपर के ऊपर लिखा था कि इंडिया की जेल में जो उनके 36 आतंकी हैं उनको छोड़ दिया जाए, साथ में $200 मिलियन भी दिया जाए। अब शुरू में तो मना कर दिया जाता है कि डिमांड नहीं पूरी करी जाएगी, लेकिन दिक्कत यह
थी कि इंडिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था, पैसेंजर्स की जो फैमिली थी और मीडिया जो था वो चारों तरफ से गवर्नमेंट को घेर रही थी। ऊपर से अगर गवर्नमेंट कुछ प्लान भी करती किसी ऑपरेशन को लेके तो पाकिस्तान का एयर स्पेस को यूज करके वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को भरोसा नहीं था। अफगानिस्तान के भी लोग मिले हुए थे, तो कुछ भी अगर ये प्लान करते तो सारी की सारी डिटेल जो थी इन हाईजैकर्स के पास पहुंच जाती। और अगर उसके बाद भी अगर ऑपरेशन कुछ प्लान करते उनको हटाने का, तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस था कि पूरे के पूरे प्लेन को ही उड़ा देते और सारे के सारे पैसेंजर थे उनकी जान चली जाती। तो ऑपरेशन करने की तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो जैसे तैसे करके अजीत डोभाल इनसे मल्टीपल डिस्कशन करते हैं और इनको एग्री करवा लेते हैं कि 36 तो नहीं लेकिन 3 आतंकी को छोड़ दिया जाएगा। और आतंकी जो था इनसे बात करने के बाद मान भी जाते हैं। तो फिर इसके बाद अजीत डोभाल तीनों आतंकियों को देख के पैसेंजर छुड़वा तो लेते हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब इस इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल ने ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए, जिसमें से मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस JTFI ये सब बनाना स्टार्ट किया। अब ये सारी